श्री नवल भारती जी, Dr. ब्रदर सीनियर एडवोकेट पटना हाईकोर्ट श्री वाई गिरी जी, प्रोफेसर ठाकुर जी, माननीय पूर्व MLC श्री राम रवि जी और सभागार में उपस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से जुड़े आप सभी, पूर्व वक्ताओं को आपने सुना। आज हम लोग यहाँ एक महापुरुष की जयंती मनाने इकट्ठा हुए हैं। यही नहीं, आज पूरे देश में और विदेश में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रश्न उठता है कि हम क्यों महापुरुषों की जयंती मनाते हैं? क्या ये उत्सव मनाते हैं? समझना होगा, दुनिया को ठीक करने के पहले स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। संभवतः रोज महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं। कभी गांधी जयंती, कभी तुलसी जयंती, कभी नेहरू जयंती। शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन हम किसी की जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर नहीं उपस्थित होता है, लेकिन विचार के मृत्यु नहीं होती है। तो आज हम डॉक्टर अंबेडकर की जो बात कर रहे हैं, उनके शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं। अगर उनकी हम जयंती मनाते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर उनके विचारों को जीवन में नहीं उतारे तो उनकी जयंती जो ऑनेस्ट जयंती होगा वो नहीं होगा। पता नहीं कोई हिडन एजेंडा हमारे पास है जिससे उनकी जयंती आज हम मनाने लगे हैं। पहले, आज से कुछ साल पहले ही लोग नहीं मनाते थे। ये ट्रुथ है, नो दिस ट्रुथ। आज जब इनकी जयंती मनाना शुरू हुआ तो होड़ लग गया है। पूर्ववक्ता ने कहा ही कि चाहे सत्ता में पार्टी हो, चाहे विपक्ष में हो, सारे लोग अब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो संक्षेप में चुनौतियां जो आप टॉपिक रखे, अंबेडकर के विचारों की चुनौतियां। अंबेडकर का विचार शाश्वत है, उनके विचारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज हम स्वयं चुनौतियां हैं। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो अंबेडकर जी जिस काल में पैदा हुए थे, जिस परिवार में पैदा हुए थे, क्या स्थिति थी उनकी। संघर्ष चाहे जैसे भी हो, उन्होंने किया। 4 सब्जेक्ट्स में PhD लिया, देश के लॉ मिनिस्टर बने और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बने। आज आपके सामने तो ऐसी स्थिति नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर वैसी स्थिति में इतनी ऊंचाई पर आए तो आज आपके सामने तो नहीं है कोई उसकी स्थिति। आज जिस समाज की बात कर रहे हैं, दलित या कुछ, वो तो मैं आई डोंट बिलीव इन दलित, नोबडी इज दलित, दिस इज माय व्यू। हम नहीं बिलीव करते हैं। तो अभी तो 10 PhD हैं उस एक परिवार में। जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज के एक परिवार में 10 PhD है, IAS है, IPS है। What you are doing? एक अम्बेडकर तो इतना कर दिया। पूना पैक की बात करते हैं, चाहे जितने दिनों की बात करते हैं। आर.के. मिश्रा ने ठीक कहा, ऐसे अम्बेडकर जी को गांधी जी से नहीं पढ़ता था। लेकिन आज तो आर.के. मिश्रा बुला रहे हैं कि दोनों का बिंदु का दोनों मिला के चलेंगे। तो नेचर कोई व्यक्ति नहीं होता है। अब डॉक्टर अंबेडकर की बात आगे करें थोड़ा सा, तो
चूंकि मेन कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि मैन मेड लॉ, कानून दो तरह का होता है, एक नेचुरल लॉ होता है, स्पिरिचुअल लॉ होता है, एक राज नियम होता है, उसको मैन मेड लॉ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट मैन मेड लॉ। 200 members of Constituent Assembly थे, डॉक्टर अम्बेडकर was the member of the president of draft committee। 6-7 मेंबर और थे, लेकिन सब भाषण यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह था कि जीवन का 3 आवश्यकता इम्पोर्टेंट है सोशल डेमोक्रेसी के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति में समानता, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो या शूद्र कुल में, सभी समाज की दृष्टि से बराबर हैं, सामाजिक समता। दूसरा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को घटाने की आर्थिक क्षमता। मित्रों, आपको याद होगा कि संविधान के अनुच्छेद 38 में, जिसको भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, उसकी धारा 38 में स्पष्ट रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धांत निरूपित किया था कि स्टेट shall strive to promote welfare of the people by securing social order in which social, economic and political shall inform in every institution of national life। यानी राष्ट्र हर हालत में प्रयास करेगा कि इस प्रकार की सामाजिक संरचना की जाए जिसमें राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक संस्थान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। परंतु मित्रों, 50 साल में, 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। अभी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जो मंदिर बना अयोध्या के मंदिर में, पूरे 40,000 करोड़ रुपया का खर्च किया गया, बना के भव्य मंदिर बनाया गया।